है ना क्लियर? जी जी सर। सर आ रही है सर। जी सर आ रही है सर। कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस बीच में आपने कुछ पढ़ा भी होगा तो होता नहीं ऐसे कुछ मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या सब समझ आ गया? नहीं सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे जीएसटी जो आया हमारे यहाँ पे, तो जीएसटी में जितने भी टैक्स है उनको इंक्लूड क्यों कर लिया सरकार ने? ऐसा क्या फायदा हुआ उसका? वो थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आता सर। हाँ अच्छा चलिए, और इससे रिलेटेड और कुछ देखिए जीएसटी जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी गुड्स के ऊपर लगने वाला और सर्विसेज के ऊपर लगने वाला। तो गुड्स तो आपके टेलीविजन वगैरह हो गए, फ्रिज हो गया, कोई भी आइटम हो गया, मतलब खाने पीने का, बिस्किट, शैम्पू, कुछ भी हो सकता है। सर्विसेज में जैसे आपको एयरटेल है, जियो है, ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं सर्विस, यानी सर्विस पर लगने वाला टैक्स। जैसे रेलवे पर टैक्स लगता है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आप अपने इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, जैसे 5,000 रुपये आपने इंस्टॉलमेंट जमा किया तो उस पर वो आपसे टैक्स भी लेते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो आपको क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने जो है, जैसे पहले एंटरटेनमेंट टैक्स था, एंट्री टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, तो इनको सबको एक में ही क्यों मर्ज कर दिया? आपको क्या लगता है क्यों मर्ज किया? आप लोगों को क्या लगता है क्यों किया? कोई वजह रही होगी ना उसकी। गवर्नमेंट को जो करती है, गवर्नमेंट जो करती है उसका कोई पर्पज होता है, और पर्पज होता है पब्लिक वेलफेयर, यानी देश का कल्याण, पब्लिक वेलफेयर पर्पज होता है। तो ये क्या पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट ने देखा? उसकी वजह ये है कि जब बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना हो, जैसे आप सपोज करिए मैं कानपुर में हूं, मैं दिल्ली से कानपुर आ रहा हूं, तो बहुत जगह टोल टैक्स पड़ते हैं, टोल टैक्स पड़ते हैं ना, जहाँ पे टोल वसूला जाता है। तो कई बार आपके मन में ऐसा नहीं होता कि यार ये हर 25-50 किलोमीटर पे टोल टैक्स बने हैं, शायद एक ही होता तो कितना अच्छा होता। कई बार आता नहीं मन में? जी सर। ये हर मतलब अगर आप दिल्ली से कानपुर आएंगे तो आपको कम से कम 12-13 टोल पॉइंट्स पड़ते हैं, तो सब पे आपको रुकना भी है, सभी पे आपको टैक्स भी देना है, टोल टैक्स देना है। तो आपके मन में ये आता है कि यार इससे टाइम भी बचेगा। अगर एक ही जगह होता, यानी ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप हो जाता जिससे कि हमसे ये टैक्स ले लेते, पहले ही पॉइंट पे ले लेते, और हमारी गाड़ी का एक मैपिंग हो जाती कि भाई ठीक है आप दिल्ली से कानपुर गए हैं और जो आपने पैसा जो दिया है वो तो आपने बता दिया आपको कानपुर जाना है, तो वो कानपुर का आपको दे दिया, सारा टोल ले लिया उसने। तो आपके दिमाग में ये आता है यार ये 12-13 की जगह अगर एक ही होता तो हमारा टाइम भी बचता, ये जाम भी, कई बार जाम भी लग जाता है वहां पर टोल पॉइंट्स में, वो भी बच जाता, आपकी एनर्जी बच जाती, कई बार आपको गुस्सा भी आ जाता है। यानी इसका मतलब है कि ये इनएफिशिएंट है सिस्टम इज इनएफिशिएंट। जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है वो क्या होता है कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो जो जीएसटी को मर्ज किया गया बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर जीएसटी में, उसका पर्पज एक ही था कि जो भी टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर मतलब डीलर है, रिटेलर है, होलसेलर है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसको ये हो कि भाई यार एक बार टैक्स देना है हमको। क्योंकि जब आप टैक्स देते हैं, जैसे मान लो आप एक्साइज का टैक्स दे रहे हैं, आप एंटी टैक्स भी दे रहे हैं, आप सेल टैक्स भी दे रहे हैं, आप ऑक्ट्रॉय भी दे रहे हैं, आप चुंगी भी दे रहे हैं, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो फिर क्या होता है, उसके लिए आपको अलग अलग बुक्स जो अकाउंट ऑफ बुक्स होती हैं वो भी मेंटेन करनी होती है, और सबका रिटर्न भी भरना होता है।
क्योंकि जब आप कोई भी टैक्स भरेंगे तो उसके साथ आपको रिटर्न भरना जरूरी होता है। जो रूल्स बने थे उसके हिसाब से अगर आप एक्साइज पेबल हैं तो आपको एक्साइज का रिटर्न भरना था, अगर आप सेल टैक्स पेबल हैं तो सेल टैक्स का भी रिटर्न भरना है आपको, एंट्री टैक्स का भी रिटर्न भरना है। ऑक्ट्रॉय है तो ऑक्ट्रॉय के लिए अलग आपको रजिस्टर या बुक्स बनानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट का पर्पज ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल और आसान बनाया जाए। सरल मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और आसान मतलब है कि हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको एक चीज ये होती है मन में उसके, यार एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ ये कोई दिक्कत है डालने की? कोई से नहीं रद्दी बनाओ। हाँ आप लोग मान लीजिए आप लोगों में से अगर किसी के घर में बिजनेस होता हो तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारे यहाँ टैक्स कितना ज्यादा है, और टैक्स भी ज्यादा है, उसके अलावा टैक्सेस के प्रकार भी बहुत हैं। सो मेनी टाइप ऑफ टैक्स। अगर जिसके घर में आप लोगों के किसी घर में भी बिजनेस होता हो, किसी रिलेशन में बिजनेस होता हो तो आपको आइडिया होगा। जी सर। बिजनेसमैन की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो बिजनेस करे या रिटर्न भरे या टैक्स भरे। अच्छा, एक्साइज जमा होगा वो अलग जमा होगा, सेल टैक्स जमा होगा वो अलग होगा, खाते में जमा होगा, एंट्री टैक्स होगा वो अलग खाते में जमा होता है। ये सारे टैक्सेस के खाते भी अलग अलग है। मान लो बैंक ने कह दिया भाई आज क्या हम सेल टैक्स जमा करेंगे, कल आना, फिर वो बोलेगा कि यार इनकम टैक्स बाद में भरना, कि आज एक ही तरह का टैक्स जमा होगा। पता लगा आप सुबह जाते हैं 10 बजे 11 बजे बैंक में, 2 बजे 3 बजे लौटते हैं। तो जीएसटी का पर्पज ये था कि एक तो जो बहुत सारे टैक्सेस हैं वो कम हो जाए। देखिए उसके बाद भी जीएसटी में मैं आपको बताऊं मेन कौन से टैक्स मर्ज हुए हैं। एक तो होता था सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज का जो टैक्स होता था वो मर्ज हुआ है। दूसरे सेल टैक्स यानी जो वैट जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट मर्ज हुआ है। और एक ही स्टेट में जैसे हमारे यूपी स्टेट में एक टैक्स होता था एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स होता था, एंट्री टैक्स का मतलब समझ लीजिए, एंट्री टैक्स का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी व्यापारी एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया में माल को ले जाता था तो उस पर एंट्री टैक्स लगता था, यानी प्रवेश कर। एक लोकल एरिया, कोई भी लोकल एरिया जैसे मान लीजिए अलीगढ़ है, अलीगढ़ का लोकल एरिया हो गया। अब मान लीजिए उसी माल को आप गाजियाबाद ले गए तो गाजियाबाद दूसरा लोकल एरिया हो गया। तो यानी एक लोकल एरिया यानी अलीगढ़ से दूसरे लोकल एरिया यानी गाजियाबाद में जब माल को आप ले गए तो वहां पर उस एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया में जब माल ले जाते थे तो उसके प्रवेश पर उस माल को जब प्रवेश कराया जाता था यानी एंटर कराया जाता था तो उस पर प्रवेश कर लगता था। ये प्रवेश कर सारी चीजों पे नहीं था, कुछ चीजों पे था, जैसे चीनी है, लोहा है, इस तरह के आइटम थे, कोयला था, उन पर प्रवेश कर लगता। तो जो स्टेट के जो मेन टैक्सेस थे मेनली वो एंट्री टैक्स, सेल्स टैक्स और एक स्टेट एक्साइज होता है। स्टेट एक्साइज किस पे लगता है बताइए? स्टेट एक्साइज जो टैक्स लगता है वो किस आइटम पे लगता है? बोलिए। स्टेट एक्साइज लगता है लिकर के ऊपर।
लिकर यानी शराब के ऊपर स्टेट एक्साइज टैक्स। लेकिन जो अभी जो शराब का टैक्स लगता है, यानी जो पहले स्टेट एक्साइज टैक्स था वो अभी भी स्टेट एक्साइज टैक्स है, वो मर्ज नहीं हुआ है जीएसटी। ठीक है, ये मर्ज नहीं हुआ है, ये अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। जो शराब है उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर अभी भी स्टेट एक्साइज टैक्स ही लगता है। ठीक है, तो आपने ये पूछा कि जीएसटी में सारे टैक्सेस को क्यों मर्ज किया गया था। उसका एक पर्पस था कि बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके एक कर दिया जाए, हालांकि वो पर्पस पूरा नहीं हुआ है, वो पर्पस अभी भी पूरा नहीं है। जैसे आपके जो डीजल पेट्रोल है ये भी इससे बाहर है, आपका वाइन है ये भी नॉन जीएसटी आइटम है। इसके अलावा देखिए आपको नगर निगम का टैक्स देना पड़ता है ना। शहरों में कई बार आपको चुंगी टाइप का होता है, वो चुंगी नहीं होता है, वो जो एक बैरियर लगा देते हैं कि नहीं साहब इस अलीगढ़ में आप घुसेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अलीगढ़ में या किसी और शहर में वहां भी लगा देते हैं। अभी भी आपका इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। सर मंदिर परिसर वगैरह पे भी तो लोग टैक्स लेते हैं, वो भी चुंगी की तरह ही होता है सर। जैसे कोई भी मंदिर है, मतलब देखिए वो टैक्स ही है, वो जो भी उसको नाम दे दो आप, वो है एक तरीके का टैक्स ही, कोई भी आप नाम दे दें उसको। जैसे मंदिर की प्रवेश पर तो कोई टैक्स नहीं है मेरे ख्याल से। मंदिर के ऊपर, मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो उसको कोई टैक्स है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं सर, मंदिर परिसर के बाहर जैसे हम अपना कोई भी वाहन लेके गए तो वो लोग उसका टैक्स लेते हैं, खड़ा करने का या कैसे भी आप जा रहे हो तो उसका भी टैक्स ले रहे हैं वो लोग, चुंगी टाइप का बना। सुनिए, देखिए ऐसा है कि वो आपकी बात सही है, लेकिन उसको हम कोई ऐसा टैक्स नहीं बोल सकते। वो क्या है, जैसे आपने मान लो उनकी पार्किंग है, आप उनकी पार्किंग में गए तो वो पार्किंग है बेसिकली, वो ही पार्किंग टैक्स है, वो एक तरीके का। वो दर्शन करने के लिए या मंदिर में आप कोई जाते हैं, मालूम आपको पूजा भी नहीं करनी है, केवल आप दर्शन करने जाते हैं, या कुछ बड़ा मंदिर है तो कुछ वहाँ पे मूर्तियां रखी हैं देखने के लिए जाते हैं, तो ऐसा कोई टैक्स नहीं है। बट वो समाओ वो किसी न किसी बहाने से आपसे टैक्स ले लेते हैं, कहने का ये है। तो अब मैं यही बता रहा हूँ ना आपको, अभी जैसे क्या है, जैसे आप कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, मान लीजिए आप हिमाचल जाते हैं, उत्तरांचल जाते हैं किसी घूमने के लिए, तो वहां भी क्या है, वो लोकल टाइप के टैक्सेस हैं। जैसे आप मनाली जाओगे तो वहां पे ग्रीन टैक्स लेते हैं आपसे। अब वो ग्रीन टैक्स क्यों है? जैसे आप रोहतांग गए ऊपर, मनाली से ऊपर रोहतांग जाते हैं तो वो आपसे क्या 1000 रुपए रसीद कटती है उसकी, उसको ग्रीन टैक्स बोलते हैं। वो ग्रीन टैक्स क्या है कि आप ऊपर जाएंगे तो कुछ गंदगी करके आएंगे और उसको हम सफाई करेंगे, उसकी तो 1000 रुपए दीजिए। तो कहने का मतलब है कि इंडिया में इतने सारे टैक्सेज हैं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। अगर आप 2 कॉलम 3 कॉलम बनाएंगे तो सारे एंड तक भर जाएंगे वो कॉपी आपकी टैक्सेस से। बहुत सारे टैक्सेस तो ऐसे भी हैं जो हमें और आपको भी नहीं पता। कहीं आप जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये किस बात का टैक्स है। सर अलीगढ़ में तभी पता लगता है आपको कि ये टैक्स है, ये भी टैक्स है। हाँ बोलिए सर अलीगढ़ में एक मंगलायतन मंदिर है सर, उसमें एक गुफा टाइप है और उसमें सर टैक्स लेते हैं सर, उसमें घूमने के लिए मंदिर के अंदर। हाँ लेते होंगे, बिल्कुल लेते होंगे, लेकिन वो देखिए मेन टैक्सेस तो यही है जो हम बता रहे हैं। इन सब चीजों पे कोई किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि ये क्या है, ये तो सब चीजें हैं। जो मेन टैक्सेस हैं वही जो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जीएसटी हो गया मेन, मतलब एक्साइज टैक्स हो गया। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सारी चीजें हैं। वैसे तो बहुत है, मतलब जैसे आप कोई पार्क में जाते हो तो पार्किंग में आप वो पार्क में घूमने के लिए आपसे फीस दी जाती है, कोई टैक्सेज है, टैक्स ही एक तरह का। वैसे तो बहुत बहुत टाइप के हैं। जैसे पार्क को मेंटेन करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज रखे जाते हैं,
है ना, तो उनका खर्चा कैसे निकलेगा? तो वही आप 10-20 रुपए देंगे, हर आदमी जो घूमने जाएगा उसी से खर्चा निकलेगा। तो मेन यही था, आपने पूछा था कि जीएसटी में ये सारे टैक्सेस मर्ज क्यों किए गए थे, जिससे कि सहूलियत हो। सर एक सवाल है। हाँ सर जब हम कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर रोड टैक्स हम देते हैं। हाँ, रोड और सर जब हम किसी टोल से पास करते हैं उसी वाहन को, तो 2 या 3 जगह जितना भी जगह टोल पड़ता है वहाँ भी टैक्स देते हैं। हाँ, वो भी देता है। तो सर रोड टैक्स वो जो जमा होता है वो, और टोल टैक्स जो यहाँ लिया जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर तो कुछ नहीं है तो देखिए टैक्स ही। अब जब कायदे से जब अगर रोड टैक्स आपने ले लिया, रोड टैक्स का मतलब है कि देखिए आपने एक गाड़ी ली, एक कार ली आपने, तो कार पर आपने जीएसटी भी दिया 28% 18%, आपने जीएसटी भी दे दिया उसके ऊपर। तो ये तो हो गया, आपने जो गाड़ी खरीदी उस पर टैक्स दे दिया। अब वो गाड़ी कहाँ चलेगी? रोड पर चलेगी। तो जब वो गाड़ी रोड पर चलेगी तो उसके लिए भी आपने रोड टैक्स दे दिया। और रोड टैक्स भी मेरे ख्याल से कितना 8% या 10% है वैल्यू का, वो भी आपने दे दिया। उसके बाद फिर आप जब किसी और हाईवे पे जब जाते हैं तो फिर वहां भी आपसे मतलब 1.5-2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। अभी देखिए आपको अपना तब मेरा ये सवाल है कि आखिर वो किस रोड का टैक्स लेते हैं? क्या कच्चे रोड का टैक्स लेते हैं? तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि गवर्नमेंट ने क्यों मर्ज किया जीएसटी में सारे टैक्स। नहीं तो सर मर्ज करने के बाद भी टोल टैक्स में कहाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी ये पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे एक बार कोई पेमेंट ले लो, बार बार किसी बंदे से टैक्स ना लो। अभी जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ यहाँ से कानपुर से, तो मुझे 1 घंटा तो केवल टोल पॉइंट्स पे चाहिए। 1 घंटा आपको 1 घंटा वेस्ट होता है आपका टोल पॉइंट्स। और 1 घंटा टोल पॉइंट पे वेस्ट होने का मतलब है कि अगर मैं ये मान के भी चलूं कि 1 घंटे में अगर गाड़ी 1 लीटर भी अगर डीजल ले जाती होगी तो आपके करीब 100 रुपए आपके वेस्ट हो गए, मतलब एक तरफ से जाने में। मेरे ख्याल से 1 लीटर से काम में चलता हो मतलब 2 लीटर वेस्ट होता है। तो ये अब देखिए क्लियर हो रहा है ना, बहुत सारे टैक्सेस नहीं होने चाहिए। टैक्स जो है 1 या 2 ही प्रकार के होंगे, एक कोई जो सेंट्रल के खाते में जाए, एक स्टेट के खाते में। सारे टैक्सेस देखिए अभी क्या है कि 2-3 साल पहले एक पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आने वाली थी, उसको बोलते थे ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, उसमें क्या था कि आपने मान लीजिए 1000 रुपए निकाले तो भी टैक्स लगेगा निकालने पर, और आपने अगर 1000 रुपए जमा करे तो भी टैक्स लगने वाला था। ये गवर्नमेंट ने क्या था, गवर्नमेंट ये कह रही थी, गवर्नमेंट का सोचना ये था कि हम सारे टैक्सेस खत्म कर देंगे, सारे टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स भी, जीएसटी भी, एक्साइज भी, ये सारे टैक्सेस खत्म कर देंगे। हम केवल देश में एक टैक्स रखेंगे, वो होगा बैंक ट्रांजैक्शन। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए जमा करे या किसी ने 1000 रुपए जमा करे तो भी उसी वैल्यू के हिसाब से, मान लो क्या था उसमें कुछ 0.01% कटना था, और जो जमा करता चाहे 1000 रुपए जमा करे, चाहे 1 लाख जमा करे, चाहे 1 करोड़ जमा करे, उस पर भी टैक्स लगता। यानी एक प्रपोजल था, लगने वाला था, लेकिन समहाउ वो मेटलाइज नहीं हो पाया। उसकी वजह शायद ये रही होगी कि हमारे यहाँ एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, कैश में है, तो जब लोग उसमें जो ट्रांजैक्शन होगा वो तो बैंक से बाहर होगा, तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पहले अपने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, जो बैंकिंग सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जाए, लोगों को आदत डाली जाए कि आप बैंक के माध्यम से ही, यानी आप जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो करें, या चेक से करें, ड्राफ्ट से करें, और बहुत सारे जो मोड ऑफ पेमेंट हैं वो
उनका इस्तेमाल, जिससे कि जो भी लेन देन हो लोगों के बीच में, वो मतलब लोगों के बीच में जो लेन देन यानी जो ट्रांजेक्शन हो, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो जितना लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन करेगी बैंक के थ्रू, उतना ही टैक्स लगेगा। तो एक सिंगल टैक्स लगाने का एक प्रपोजल था, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाया, वो अभी भी शायद ऑन पेपर है, गवर्नमेंट ने शायद एबंडन कर दिया। एनीवे, तो जीएसटी में मर्ज यही किए गए थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि बिजनेसमैन लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले, उनको कम परेशानी हो, जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टैक्सेशन है वो खत्म हो। बहुत सारे प्रकार के टैक्सेस हैं, उससे कंफ्यूजन होता है, बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पर्पज है गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं डिफीट होता है इससे। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे बढ़े? जी सर। अच्छा, अभी हम जब टैक्सेशन पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ इश्यूज आए थे, जैसे टैक्स किस पर लगना चाहिए, टैक्स किस पर नहीं लगना चाहिए। हाँ, एक और सवाल है सर मेरा। हाँ बताइए। सर डिजिटल इंडिया की ओर जो है गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, लेकिन इधर दूसरे तरफ देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी को कोई ध्यान नहीं है, और आए दिन साइबर क्राइम हो रहे हैं, और मतलब इवन गवर्नमेंट की जो सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट है उन तक पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ सर गवर्नमेंट अपनी खुद की ऑफिशियल साइट बचा नहीं पा रही है, दूसरे तरफ जनता को जो है पैसे की ओर से डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर मतलब रुख करना चाह रही है। तो जनता का ये देखिए, ये चैलेंज है ना, इट्स ए बिग चैलेंज भाई, चैलेंज तो है ही भाई। ये देखिए, कोई भी चीज हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई सड़क बनाते हैं, नहीं क्या आपने जब सड़क बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जमीन ही नहीं मिल पा रही है ना। तो जब भी कोई चीज हम करते हैं नहीं, तो चैलेंजेस तो आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि गवर्नमेंट डिजिटल इकोनॉमी को मतलब प्रमोट करना चाह रही है, लेकिन जो हमारे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो नाकाफी हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, या तो आप खुद शिकार हुए होंगे इस चीज का, या लेकिन आपका कोई मे भी रिलेशन में शिकार हुआ हो, कि पता लगा उसके खाते से 20,000, 30,000, 40,000 तोड़ गए, और वो किसी ने फोन किया वहां से, आधार कार्ड ये वो आएगी। तो ये देखिए अलग तरह का क्वेश्चन हो गया, तो ये बेसिकली एक ग्रुप डिस्कशन का मैटर हो सकता है ना। ये गुड, अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन ये ग्रुप डिस्कशन तक रखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें हम इसका आंसर क्या कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हाँ, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की जो डिजिटल इकोनॉमी तभी बढ़ेगी तो जब आप साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यानी हर आदमी को जब ये लगेगा कि मेरा पैसा सेफ है और मैं कोई अपनी डिटेल शेयर करता हूँ तो वो इधर उधर नहीं जाएगी, यानी इसका मिसयूज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, हम जब टैक्सेशन पढ़ रहे थे तो मैं आपको लोगों को बता रहा था दूसरी बार, तो उसमें ये था कि टैक्स किस पर लगना चाहिए, किस पर नहीं लगना चाहिए, कौन सी कमोडिटी पर लगना चाहिए। तो यही था ना कि जो एबिलिटी टू पे है, एक मैंने जो बताया था, यानी जो टैक्स देने में सक्षम है उसी पर टैक्स लगना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स फ्री मतलब इनकम टैक्स फ्री। तो उसका पर्पज ये है कि क्योंकि किसानों की इतनी आय ही नहीं होती है कि जो वो टैक्स दे पाए। यानी किसान जो 90% किसान हैं वो छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो आपको अपनी इनकम में से कोई इनकम टैक्स दे पाए। बाकी तो सब चीजों पर टैक्स देते ही हैं वो,
तो एबिलिटी टू पे वाली थ्योरी, तो ये कि जो जिनकी इनकम कम है, 2.5-3-4 लाख रुपए तक है, उन पर टैक्स न लगाया जाए। और ऐसी वस्तुएं जिनको गरीब लोग जिनका यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन पर टैक्स कम से कम होना चाहिए या जीरो टैक्स होना चाहिए, टैक्स एग्जेम्प्टेड होने चाहिए वो कमोडिटी। तो देखिए अब टैक्सेशन तो ज्यादा टॉपिक के लिए कवर हो गए थे। अब उसमें होता है कि देखिए टैक्सेशन हमें जो टैक्सेशन रेट है वो टैक्सेशन एंड इकोनॉमी, टैक्सेशन एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वो कैसे कोरिलेटेड है। यानी टैक्सेशन एंड जीडीपी, टैक्सेशन एंड पर कैपिटा इनकम, टैक्सेशन और नेशनल इनकम, इनमें क्या रिलेशन। टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी, और तो इसमें ये आता है कि एक ब्रॉड व्यू ये है कि जब इकोनॉमी में मान लीजिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई बढ़ रही है, तो जब इन्फ्लेशन है तो उस केस में टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। ऐसे ही जब इकोनॉमी में मंदी छाई हुई है तो टैक्सेशन को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। ये इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है बहुत तेजी से, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मतलब, फिस्कल का मतलब है टैक्सेशन से रिलेटेड। तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो उस केस में हम जनरली टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टैक्स बढ़ने से क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ गया तो चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगी होने से कुछ डिमांड कम हो। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, स्टैगफ्लेशन। एक वर्ड होता है स्टैगफ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जब बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, सॉफ्ट इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं, मतलब जो उनकी कीमतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, उसमें धीरे धीरे बढ़ती हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, उसमें चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है मतलब घोड़े की चाल से बढ़ता है इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। सबसे खतरनाक जो स्थिति होती है इन्फ्लेशन की, वो होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए महंगाई है, अब महंगाई ज्यादा होने से क्या होता है बताइए आप लोग। जब ज्यादा महंगाई होती है तो क्या होता है, एक दो चीज बताइए। अगर सर किसी महंगाई की डिमांड में कमी हो जाएगी सर। हाँ, डिमांड में कमी हो जाएगी ना जी जी सर। अब आप सोचिए, जब डिमांड में कमी हो गई, डिमांड में कमी होने का मतलब क्या है कि आपने चीजों को कम खरीदना शुरू किया, मतलब स्टार्ट कर दिया। आपने क्या है, जैसे आपको 10 चीजें लानी थी, बहुत महंगाई है, आप लेने गए 10 और लेके आए 5 चीजें, 5 चीजें छोड़ के आ गए। अब डिमांड जब कम होती है तो क्या होता है कि प्रोडक्शन भी फिर उसी हिसाब से कम होगा। यानी जो फैक्ट्रीज हैं वो भी उसी हिसाब से प्रोडक्शन अपना कम कर देंगी, क्योंकि उनका सामान ही नहीं बिक रहा है। ठीक है ना, जब डिमांड कम हो गई तो उधर प्रोडक्शन कम हो गया। फैक्ट्रीज तो तभी कोई माल प्रोड्यूस करेंगी ना जब उनका सामान बिकेगा। जब माल बिक नहीं रहा, पहले वाला ही माल नहीं बिक रहा,
तो वो नया तो बनाएंगे नहीं। इसका मतलब ये है प्रोडक्शन कम कर दिया। जब फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन कम कर दिया तो क्या हुआ कि उन्होंने मान लीजिए 100 लेबर्स को लगा रखा था अपनी फैक्ट्री में, तो अब मान लो उन्होंने 50 की छटनी कर दी, 50 की छटनी हो गई। अब 50 की छटनी हो गई तो यानी लोगों की नौकरी चली गई, नौकरी चली गई मतलब उनकी इनकम और कम हो गई। अब उनकी जब इनकम कम हो गई तो फिर क्या हुआ, उनकी डिमांड और कम हो गई। अब वो तो मान लो 5 चीजें लेने वाले थे पहले, वो 5 की जगह अब 2 ही ले पा रहे हैं, तो डिमांड फिर और कम हो गई। तो जो इकोनॉमी है वो एक ऐसे उसमें भंवर जाल में फंस जाती है कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है और डिमांड भी कम होती जा रही है। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब जैसे इन्फ्लेशन तो हो गया जब चीजों की कीमत बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन प्लस आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाता है। तो डिमांड में कमी होने से क्या होता है, फिर वो एक साइकिल बन जाता है उसका। ये होता है स्टैगफ्लेशन। तो जो हम अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10%, 8%, 12% की ग्रोथ से बढ़े, ग्रोथ करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज अपनाते हैं। एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपेंशन करते हैं, मतलब हम इकोनॉमी में एक्सपेंशन चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे। हम टैक्सेशन पढ़ रहे थे ना, तो हम क्या क्या करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी सपोज करिए एक कार है, 10 लाख रुपए की कार है, तो उस पर करीब करीब 35 से 40% तक टैक्स देते हैं, सारे टैक्सेस मिला के। तो उस पर सेस भी लगता है, उस पर जीएसटी भी लगता है, फिर आप रोड टैक्स देंगे और भी शायद उसमें कुछ होता है, तो करीब करीब 40% टैक्सेस बन जाते हैं। यानी जो गाड़ी करीब 6 लाख की है वो आपको ऑलमोस्ट जाके 10 लाख के आसपास पड़ती है, 6-6.25 लाख की गाड़ी। और अगर यही मान लीजिए टैक्सेस आपने आधे भी कर दिए तो करीब 1.5-1.25-2 लाख का अंतर पड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, सस्ती चीजें हो जाएंगी तो डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने से फिर उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से फिर डिमांड क्रिएट होगी। तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हम चीजें करते हैं। दूसरा, हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या करते हैं कि हम सरकारी खर्चे बढ़ाते हैं, सरकारी खर्चे यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक खर्चे। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के 2 पॉइंट्स होते हैं मेन। एक तो यह है रिडक्शन इन टैक्सेस, यानी टैक्सेस को डिक्रीज करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसकी जो वो है पॉइंट, वो है कि हम आपके टैक्सेस हमने हाँ दूसरे गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, सरकारी खर्चे। तो सरकारी खर्चे क्या मतलब है इसका, क्या समझते हैं इससे सरकारी खर्चे? जैसे एक एग्जांपल दीजिए। जो भी बिल्स हैं उनको महंगा कर देते हैं सर, और टैक्सेस जो बिल्स होते हैं सर, बिल बढ़े जाते हैं। इसे भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, स्पेंडिंग की बात कर रहा हूँ, टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये कहता हूँ कि ये टैक्सेस से रिलेटेड है। एक तो ये मैंने बताया कि जब हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी को पुश करना चाहते हैं, तो एक तो हो गया कि हम अपने टैक्सेस कम कर देंगे,
चीजों पर टैक्सेस कम कर देंगे जिससे कि चीजें सस्ती हो जाएं और उससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से फिर क्या है, उनकी फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर से फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा ऊपर, सर्कल जो है ये बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता जाएगा। दूसरा जो है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर है जैसे कोई हाईवे बन रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज, लंबे लंबे हाईवेज, चौड़े चौड़े हाईवेज हर जगह। और जो पुराने सड़कें हैं पहले से जो बनी हुई हैं उन पे हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे मतलब पुल बन रहे हैं। पुल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ आबादी है वहां पर मतलब एक अंडरपास बनाया जाता है, अंडरपास बनेगा तो जाहिर है पुल ही बनेगा, जिससे कि जो फ्री फ्लो ट्रैफिक है, यानी जो लोग इधर से उधर मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द रोड, उनका मूवमेंट वो नीचे होके जाए और ट्रैफिक जो है वो अपना आराम से चलता रहे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हाईवेज पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो हाईवेज होते हैं उस पर जो सरकार खर्चा करती है। अब उससे होता क्या है, जब सड़क बनेगी तो लंबे लंबे हाईवे, सोचिए आप कि दिल्ली से मुंबई तक यानी करीब मेरे ख्याल से 1200-1300 किलोमीटर का रोड बन रहा है, और वो रोड भी बन रहा है करीब 10 लेन का रोड बन रहा है, 8 लेन का वैसे और एक लेन साइड में। तो जब 10 लेन का रोड बनेगा और तो उस पे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मतलब लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और लाखों मशीनें लगी हुई हैं, हजारों में इंजीनियर लगे हुए हैं। आपकी आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि देश में लोहा और सीमेंट की जितना प्रोडक्शन है उसमें से ज्यादातर की खपत देश में ही हो रही है। यानी जितना आयरन एंड स्टील, आपका सीमेंट, कंक्रीट और जो रोड में प्रयोग होने वाली चीजें हैं वो सब आजकल देश में ही कंज्यूम हो जा रही हैं, क्योंकि हजारों किलोमीटर के रोड बन रहे हैं। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स क्या है? सड़कें, नहरें आप लोग, कोई नहर खुद रही है, कहीं सड़क बन रहे हैं, कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ये सब इट्स ऑल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तब बढ़ाती है जब गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी हमारी बहुत तेजी से ग्रो करे। ये जितने भी दुनिया के रिच कंट्रीज हैं वो शुरू में उन्होंने अपनी सड़कें बनाई, समझ रहे? उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम, जैसे मान लो उनको आजादी मिली, यानी कुछ करने की आजादी मिली, अपने देश की नीतियां बनाने की आजादी मिली, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि देश की सड़कें बनाई अपने, यानी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है देश का उसमें सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आप अगर जर्मनी को छोड़ दें, जापान को छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें, और कंट्रीज को ले लें, जैसे मलेशिया, जैसे चाइना, जैसे आपका ये हो गया इंडोनेशिया, ये कंट्रीज ने क्या किया कि अपने साउथ कोरिया, तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जैसे इनको आजादी मिली, सबसे पहले इन्होंने अपने यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, लंबे लंबे हाईवेज बनाए। उससे क्या हुआ कि बिजनेस को बहुत ही सहूलियत हो गई। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसकी फैक्ट्री है दिल्ली में, उसको बॉम्बे से कोई माल लेके आना है, कच्चा माल लेके आना,
तो पता लगा बॉम्बे से आने में 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं सामान पहुंचने में। तो अच्छे सड़कें होने से ये फायदा होगा कि वही माल उसको 12, 14, 15 घंटे में मिल जाएगा। यानी उसकी जो जर्नी टाइम है, यानी जो माल का वहां से मूवमेंट और उसको जो डिलीवरी मिली तो 1/3 रह गया, टाइम कंज्यूमेंट 1/3 हो गया। तो उससे क्या होगा कि उसको माल सस्ता भी पड़ेगा, उसको जल्दी भी मिलेगा। इससे पब्लिक एक्सपेंडिचर से देखिए इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल पुश इकोनॉमी को क्या मिला, सड़कें बनी, उसमें सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, कंक्रीट चाहिए, तो जो ये फैक्ट्रीज बनाती हैं सामान, उनकी भी अपना अच्छा खासा देखिए उनकी इनकम बढ़ी, उनका माल बिक गया। उसके अलावा जिन फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, जिन दुकानों में लोग काम कर रहे हैं, उनको अपना रोजगार मिला, उनकी भी इनकम बढ़ गई। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ये होता है कि आपकी बिजनेस को बहुत बड़ा पुश मिलता है। मतलब ये केवल रोजगार देने का जरिया नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये केवल रोजगार देने का जरिया नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखिए इसके। हमारे देश में क्या हुआ कि सन 47 में आजादी मिली, सन 47 से 57 आ गए, 57 से 67 आ गए, 67 से 77 आ गए, 77 से 87 आ गए, और 87 से 97 भी आ गए। यानी 50 साल में सड़कें आप ऐसी थी कि बस आप चले जा रहे हो 30, 40, 50 की स्पीड से, उसके बाद फिर कहीं जाम मिल गया, गाड़ी खड़ी हो गई 2 घंटे, कहीं पुल नहीं है, ट्रेन आ रही है 3 घंटे से उसी जाम में फंसे हुए हैं। तो ये हालत थी हमारे यहाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल भी, अदरवाइज हमारा देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के लोग मेहनती हैं, एजुकेटेड हैं, सिविलाइज्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है तो उसका उद्देश्य ये है कि इकोनॉमी को पुश करना, इकोनॉमी को बढ़ाना, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ऐसी फिस्कल पॉलिसी जिससे कि इकोनॉमी एक्सपेंड करे, बढ़े, आगे बढ़े, यानी ग्रोथ रेट ज्यादा हो। दूसरी तरफ होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी में किससे रिलेट कर रहा हूं? फिस्कल पॉलिसी का मतलब टैक्सेशन, और कुछ मत नहीं है, इसका मतलब नहीं है टैक्सेशन। तो जब इकोनॉमी एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, तो जाहिर है जैसे मैंने बताया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी ऐसी फिस्कल पॉलिसी जिससे इकोनॉमी एक्सपेंड करे, ये है कॉन्ट्रैक्ट करे यानी इकोनॉमी घटे। घटे मतलब एक इकोनॉमी को थोड़ा सा एक वो कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, उसका जो आकार है, आपको लगता है कि आकार अब बहुत अच्छा हो गया, अब थोड़ा सा हमें संभल के करने की जरूरत है, संभल के चलने की जरूरत है। उस केस में क्या होता है कि टैक्स रेट्स को क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है कि भाई टैक्सेस बढ़ा दो, चीजें महंगी हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी। दूसरे जो सरकारी खर्चे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि अब ये छोड़ो, सब सड़कें वड़कें बनाना, कुछ और कहीं और खर्चा करते हैं। लेकिन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी देखी नहीं जाती, ज्यादातर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ही देखी जाती है, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का ही मतलब है। कॉन्ट्रैक्शन तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मॉनेटरी पॉलिसी, शुरू में सेकंड या थर्ड लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी था ना, उसमें जिसमें मतलब महंगाई होती है तो मनी सप्लाई कम कर देते हैं। मनी सप्लाई मतलब M1, M2, M3, M4,
उस केस में बैंक रेट्स, आपको सीआरआर पढ़ाया था, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो उस केस में क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, उसको मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट कम कर दिए जाते हैं, सीआरआर को कम कर दिया जाता है, एसएलआर को कम कर दिया जाता है, जिससे कि बैंकों की कैपेसिटी बढ़ जाए टू लोन। तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ये इकोनॉमी को सॉरी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी को पुश देने के लिए यानी आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी ये थोड़ा सा जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो उस केस में टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दी जाती है। तो ये टैक्सेशन का एक पर्पस होता है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, जैसे मैं पिछली बार भी शायद बताया था आपको, कि गवर्नमेंट के कुछ लोग ये कहते हुए पाए गए थे कि हमको करेंसी प्रिंट करनी चाहिए। जैसे कोरोना में क्या हुआ है कि डिमांड कम हो गई है, जाहिर है जब लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों की इनकम कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम हो गई। तो कुछ अर्थशास्त्री हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि करेंसी प्रिंट करनी चाहिए, करेंसी प्रिंट करके उसको लोगों में बांट देना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, करना चाहिए ऐसा? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? नो सर, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगा, मनी की वैल्यू गिर जाएगी। और कोई? मुद्रास्फीति के कारण तो सर अनिश्चित, जैसे मनी ज्यादा वो करेंगे, हम छापेंगे करेंसी, तो सर बाजार की जो स्थिरता है वो गिर जाएगी। सर इससे ये होगा कि कैसे क्या होगा? इससे सर ये होगा कि देखिए मेरा पर्पज ये है, बढ़ जाएगी, लोग जो है सुनिए, चीजें महंगी हो जाएंगी। मेरा पर्पज ये है पूछने का कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। जब पीसीएस और आईएएस में आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, वो क्वेश्चंस भी इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए करेंसी प्रिंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई करता है। तो जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है, देखिए इसका जो आप करेंसी प्रिंट करते हैं, इसका जितना भी मान लो एक साल में सपोज करिए कितनी करेंसी प्रिंट की गई और कितनी करेंसी आप प्रिंट करने वाले हैं अगले साल। ठीक है, दो चीज हो गए ना, कि आपने इस साल कितनी करेंसी प्रिंट करी और आप अगले साल कितनी करेंसी प्रिंट करने वाले हैं। ये एक हिस्सा है मॉनेटरी पॉलिसी। जो कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, देश का सेंट्रल बैंक। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है रिगार्डिंग प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कि एक साल में हमें कितने नोट छापने हैं, और उस करेंसी में मतलब कॉइन्स भी हैं और पेपर करेंसी भी, यानी कॉइन्स प्लस पेपर करेंसी। तो आरबीआई ये डिसाइड करता है कि हमें इस साल में इतनी छापनी है, पिछले साल हमने इतनी छापी थी तो इस साल हम इतनी छापेंगे, वो निर्धारित करता है।
और ये आरबीआई ये जब निर्धारित करता है तो आरबीआई के पास सारे आंकड़े होते हैं कि हमने कितना छापा पिछले साल, इस बार कितना छापने जा रहे हैं। ये सारे आंकड़े आप इंटरनेशनली भी शेयर करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली भी शेयर करते हैं। क्यों करते हैं शेयर? क्योंकि जो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हाईएस्ट इकोनॉमिक बॉडी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ज्यादातर कंट्रीज उसके मेंबर हैं WTO के। तो जैसे मान लीजिए हम क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे कंट्रीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, आप शेयर करो, हम भी हमारी पॉलिसी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपनी पॉलिसी हमारे साथ शेयर करिए। तो एक सारे दुनिया के सारे देश उसी लाइन पर चलते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये कि जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, वो आरबीआई निर्धारित करता है। आरबीआई के पास सारे आंकड़े होते हैं और आरबीआई उसको इंटरनेशनली शेयर भी करता है। मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है, सीक्रेट नहीं है कि जी हमने अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट कर ली तो हम किसी को नहीं बताएंगे। आपको बाकायदा उसको पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आ गई कि हम करेंसी प्रिंट करेंगे। तो करेंसी जब प्रिंट करेंगे तो सरकार चुपचाप तो कर नहीं सकती, जाहिर है बताएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताएगी, आंकड़ों से बताएगी, न्यूज़पेपर में आएगा, टेलीविजन पे डिस्कशन होंगे, गवर्नमेंट अपना एक ऑफिशियल स्टैंड भी क्लियर करेगी। पहले तो ये बताएगी कि हम कितनी करेंसी प्रिंट करने वाले हैं, अदर देन द जो एक नॉर्मल ट्रेंड है। गवर्नमेंट मान लीजिए ये कहती है कि हम सपोज करिए हमारी इकोनॉमी का हम 1% हम क्या करेंगे, नए नोट छापेंगे। मान लीजिए सपोज करिए कि हमने एक तो मान लीजिए 10 लाख करोड़ नोट छाप लिए, ये तो हो गया नॉर्मल, यानी नॉर्मल डिमांड है पब्लिक की, कैश की जो डिमांड है 140 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ, तो उनकी एक नॉर्मल डिमांड है 10 लाख करोड़ की। तो 10 लाख करोड़ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो 10 लाख करोड़ उन्होंने छापा, बेसिकली ये पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक का पैसा है, यानी जो उनके पास मान लो बैंकों में जो जमा है पैसा, ठीक है, उनकी जो सारी सेविंग है, बचत है उनकी, बहुत सारी पॉलिसी दो लोगों ने ले रखी है, इंश्योरेंस का पैसा ले रखा है। जो आरबीआई जो भी करेंसी प्रिंट करता है वो उसी हिसाब से करता है, इसीलिए ये सब पैसा गवर्नमेंट का है, यानी जितनी आपकी नेशनल इनकम है उस हिसाब से करेंसी प्रिंट करता है। अब जब करेंसी प्रिंट करने की बात ये आई कि साहब हम 2 लाख करोड़ रुपए नए नोट छाप रहे हैं, अब नए नोट छापेंगे हम, इसको हम इकोनॉमी में लेके आएंगे। इकोनॉमी में कैसे लेके आएंगे? इकोनॉमी में कैसे लेके आते हैं? अगर मान लो आरबीआई नोट छापता है तो क्या करता है वो, तो मतलब छाप लिया पैसा, फिर कहाँ जाता है वो पैसा? जब आरबीआई ने पैसा छाप लिया तो वो क्या होगा कि वो सारे बैंक को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जितने भी बैंक हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बैंक में कैश की कमी हो जाती है, ये अक्सर आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में, कभी कभी होता है ऐसा बैंक में कैश नहीं मिलता, हम पैसे निकालने गए तो बैंक वालों ने कह दिया परसों आना, परसों गए तो पता लगा कि नहीं यार अब 10 बजे गए तो कहा कि 2 बजे आना। तो कभी कभी बैंकों में कैश की कमी हो जाती है, तो जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट कर देगी तो होगा क्या कि वो बैंकों में बांटा जाएगा। अब देखिए जो 2 लाख एक्स्ट्रा प्रिंट किया उसके अगेंस्ट यानी उसका
आपके पास कहना ये चाहिए कि आपकी, मान लीजिए ये कहते हैं ना कि मान लीजिए आपकी हाइट 6 फुट है और चादर 5.5 फुट की है, ठीक है। तो अब कोई 5.5 फुट की चादर देगा तो आप उसको क्या होगा, पैर मोड़ोगे, और जब आपने कुछ सीधे होके लेटे तो चादर छोटी पड़ जाएगी। कहने का मेरा मतलब है कि आपके पास चादर 5.5 फुट की है, अब आपने वो क्या कर दिया, अब वो चादर आपने 6 फुट की करी, यानी उसमें आपने एक्स्ट्रा पैबंद लगाया है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, जो 2 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने जो छापे हैं उसके अगेंस्ट हमारा प्रोडक्शन नहीं है। एक मैंने चीज पढ़ाई थी आपको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब कोई प्रोडक्शन होता है उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब इसमें क्या है, जो 2 लाख करेंसी छापी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसके एवज में कोई इनकम नहीं मिली। अब इसका इफेक्ट क्या होगा फिर, यानी 2 लाख करोड़ रुपए तो आपने छाप लिए, उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, यानी अर्थव्यवस्था की जो चीजों को उत्पादन करने की जो शक्ति है वो तो उतनी है ना, उतनी ही चीजें हैं अवेलेबल मार्केट में। और आपने क्या किया, पब्लिक को पैसा दे दिया, किस फॉर्म में, एक तो ये हो गया बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ गई, दूसरा आपने मान लीजिए जैसे बहुत सारी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट 2-2 हजार रुपए दे रही है या 1-1 हजार रुपए दे रही है, जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाले हैं, या और जो जो हमारे देश में दलित वर्ग के लोग हैं, कई स्कीम उनके लिए चल रही हैं। उसमें मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या सबको 10-10 हजार रुपए दे दिए, 20-20 हजार रुपए दे दिए। तो अब जब सबके हाथ में 10-10, 20-20 हजार रुपए आएंगे तो होगा क्या, तो वो पैसे का यूज करेगा ना, क्योंकि पैसे का यूज कब है, पैसे का मतलब क्या है, जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है, पेपर ही है वो, आपके बेकार है। यानी उसके बदले क्या होगा, आप कोई चीज लेना चाहेंगे, आपको हो सकता है 20 हजार मिले आपको, तो आपको हो सकता है आप कहेंगे भाई ठीक है 5 हजार रुपये बचा लेता हूँ, 15 हजार रुपये खर्च कर। तो जब आप सपोज करिए 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए करेंसी नहीं आ जाएगी, लोगों में बढ़ जाएगा पैसा, तो उससे चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चीजों की क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, दुकानों पे भीड़ हो जाएगी, जो भी दुकान देखो पता लगा वहीं पे भीड़ उमड़ी पड़ी है, पता लगा 2-3 दिन में ही सारा मार्केट साफ हो गया। ओवर रेटिंग भी 2 सबसे अब चीजें हैं नहीं, अब चीजें हैं नहीं, अब मान लीजिए चीजें नहीं है या चीजें कम रहेगी मार्केट में, फिर वहां क्या होगा, यार मेरे से पैसे ज्यादा ले ले, तू मुझे दे दे, दूसरा है नहीं यार मुझे दे, मैं तुझसे इससे भी ज्यादा पैसे दे रहा हूं। तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके जो इफेक्ट्स हैं, यानी जो इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो कहां तक कितने हैं और कहां तक जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये जो 2 लाख करोड़ इकोनॉमी है, ऐसे समझ लीजिए जैसे खुला हुआ एक घोड़ा दौड़े जा रहा है, कुछ नहीं पता कहां जाएगा। अगर आपको उसको किसी ने रोक लिया तब तो ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं लगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम कोई करेंसी एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट नहीं, एक्स्ट्रा करेंसी, हम जो करेंसी प्रिंट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट नहीं करने वाले, गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल स्टैंड। हालांकि ऐसा भी होता है, लेकिन अभी मेरा अपना ये मानना है, सपोज मान लो मैं अगर कोई मतलब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में कहीं होता
या अगर कोई मेरे से पूछे कि करेंसी प्रिंट करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं उसके लिए यस बोलूंगा, हाँ करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब करेंसी एक्स्ट्रा प्रिंट वहां नहीं करनी चाहिए, वहां उस जगह नहीं, उस देश में नहीं करनी चाहिए जहां आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है सैचुरेटेड है। प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इकोनॉमी की सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड इन द सेंस आपकी अर्थव्यवस्था अब उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हमारी इकोनॉमी जो है वो सैचुरेशन लेवल पर नहीं है, हम अभी भी अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी भी हमारी कैपेसिटी में भी 25-30 में भी 40% तक अंडर प्रोड्यूस्ड है। यानी हमारे अंदर अभी कैपेसिटी है कि अगर डिमांड मान लीजिए 10% 20% बढ़ती है तो हम 10-20% तो छोड़े, हम 25% चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम डिमांड के हिसाब से अगर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा और आपकी वैल्यू ऑफ मनी भी कम नहीं होगी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारे यहाँ, कितनी मतलब डाटा आता रहता है कि कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 70% पे काम कर रही है, तो डिमांड नहीं है। अभी मान लो मारुति कंपनी है, वो साल में 1 लाख कार बना सकती है, लेकिन बना कितनी रही है, 70,000, तो 30% अनयूटिलाइज है ना। तो एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करने से क्या होगा कि लोगों की जब इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन भी उधर बढ़ जाएगा। अभी कुछ देशों में, जैसे नाइजीरिया में शायद था, नाइजीरिया और ब्राजील, 2 देशों में क्या हुआ कि उन्होंने एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट कर डाली, एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट कर ली उन्होंने काफी, जिससे कि मतलब डिमांड बढ़े, फिर प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन वहां क्या हुआ, बेसिकली महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई एकदम। वहां पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई और इतनी तेजी से बढ़ गई कि जैसे मान लीजिए दाल अगर आज 100 रुपए किलो है तो वहां पे 1,500 रुपए किलो बिकने लगी दाल। सोचिए आप, 15 गुना। मतलब जो दाल 1 किलो की दाल 100 रुपए किलो बिक रही है, वो 1,500 रुपए 2,000 रुपए किलो बिकने लगी। छोटी छोटी चीजों के आइटम 20-20 गुना बढ़ गए। वो क्यों हुआ? वो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि जब आपकी फैक्ट्रीज, आपकी इकोनॉमी तैयार नहीं है बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने की। समझिए बात को, जब आपकी इकोनॉमी बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, बढ़ी हुई डिमांड क्यों? लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट हो गई, तो उस केस में फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर सकते। अब जब इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, आपके रुपए की कीमत क्या रहेगी। और फिर मान लीजिए आपका रुपया महंगा हो गया, तो उससे जब रुपया महंगा होने से क्या होता है, बताइए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से लिंक करेंगे इसको। हम सर ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे जो विदेशों से। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, यानी आपकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अभी भी संभावना है कि हम और ज्यादा अभी प्रोडक्शन करने के काबिल हैं, तो करेंसी प्रिंट करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में ये ताकत नहीं है, आपकी फैक्ट्रियों में ये ताकत नहीं है, आपके लोगों में ये ताकत नहीं है कि बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर दें, तो फिर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी फिर एडवाइजेबल नहीं रहेगा। क्लियर? जी सर।
जी सर। अच्छा, अब हम मैंने आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बताई, कॉन्ट्रैक्शनरी बताई, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है ये भी बताया, टैक्स से संबंधित होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से संबंधित होती है। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये 2-3 दिन पुरानी बात है, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक अभी वो पैकेज लेके आई थी, इकोनॉमिक पैकेज। इकोनॉमिक पैकेज मतलब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को पुश करने के लिए एक पैकेज डिक्लेयर किया था। एक था उसमें कि लोन देना, मतलब बिजनेसेस को लोन देना। क्या था वो बताइए। सर जो रेडी वगैरह सभी के लिए अलग अलग डिसाइड था उसमें सर, जो भी ऐसे ढाकी जो यानी कि सर कुटीर उद्योग वगैरह हैं उनके लिए लोन अपने उद्योग को और अच्छा करने के लिए कई सर उसमें डिवाइड सर ऐसा इसमें ये लोन किया गया है सर। देखिए तो सर और ज्यादा जो मजदूर बोले सर मजदूर वर्ग है उसको और ज्यादा सर वो लोन से और ज्यादा होता जा रहा है सर। जिससे सरकार वैसे कह रही है सर, सरकार ये कह रही है कि हमने उद्योग को बढ़ावा न देने के लिए और जो सामाजिक अस्थिरता उसे खत्म किया है, लेकिन ये जमीनी हकीकत सर नहीं है, इससे बहुत अलग है। जमीन इसको नहीं है, जमीनी तो सर उसका लोन नहीं है, सुनिए, लिसन लिसन, हेलो हेलो, जी सर। आप जमीनी हकीकत पर भी मत जाइए। अभी केवल देखिए, हम एक डिस्कशन का ये टाइम नहीं है, मतलब ये हम टू द पॉइंट बात करें। वो तो देखिए, मैंने आपको बताया ग्रुप डिस्कशन आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाने के लिए डिस्कशन अच्छा है, लेकिन इसको हम एक डिफरेंट उस पर रखते हैं, मतलब उसको उसके लिए कभी अलग टाइम लेंगे, ठीक है। अभी हम ये कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने ये कहा कि मतलब इंडस्ट्रीज को हम लोन ज्यादा देने वाले, ये क्यों किया है? ये बेसिकली मैंने आपको बताया ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अभी वर्ड यूज किया ना मैंने, यानी इकोनॉमी को पुश देने के लिए। जैसे किसी बिजनेस को लोन दे रही है गवर्नमेंट और कम रेट पे लोन दे रही है, टैक्सेस में भी रिबेट दे रही है, तो गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि वो अपनी फैक्ट्री लगाए, अगर फैक्ट्री पहले से लगी हुई है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, है ना, उसकी मतलब उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको बढ़ाए। तो जब कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो लोगों को रोजगार देगा, लोगों को रोजगार देगा, मतलब आपकी बेरोजगारी कम होगी, ये तो पर्पज है। लेकिन अभी देखिए, अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि हमारी इकोनॉमी में अभी वो अंडर प्रोड्यूस कर रही है, यानी हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी अनसैचुरेटेड है। इकोनॉमी में आज भी कैपेसिटी ये है कि वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, इसलिए फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, यानी जितनी उनकी क्षमता है वो क्षमता से कम पे ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो देखिए, जब डिमांड कम होती है मार्केट में ओवरऑल, तो फिर लोन देने का फायदा नहीं होता। क्लियर? लोन देने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि जब डिमांड ऑलरेडी कम है तो बिजनेसमैन सोचेगा यार मैं तो 100 चीजें एक दिन में, मान लो मैं 100 टीवी एक दिन में बना सकता हूँ, मेरी डिमांड है केवल 60 टीवी की मार्केट में, तो मैं 60 ही तो बनाऊंगा, 65 बना दूंगा चलो, लेकिन मैं 100 क्यों बनाऊं? जबकि उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है 100 टीवी बनाने की, तो वो लोन क्यों लेगा? क्योंकि जो उसकी क्षमता है उसी पे काम नहीं कर पा रहा है, उसको डर है कि मेरी चीजें नहीं बिकेंगी,
मार्केट में डिमांड कम है। तो ऐसे में यानी जब डिमांड कम होती है, मांग की कमी होती है, तो फिर ये लोन वोन देने का कोई फायदा नहीं है। लोन देने का फायदा तब है जब फैक्ट्रियां, बिजनेसमैन लोग उत्पादन को यानी मांग के हिसाब से उत्पादन नहीं कर पा रहे, यानी वो अपनी क्षमता पे भी काम कर रहे हैं, पूरी क्षमता से ऊपर बढ़ के भी काम कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही। तब तो सही है, फिर तब वो फैक्ट्री में अपनी में एडिशन करेगा, फैक्ट्री की अपनी की क्षमता बढ़ाएगा, उसके लिए उसको लोन उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जब वो पहले से ही उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी मतलब कम पे ही काम कर रहा है, तो वो लोन क्यों लेगा भाई? लोन ऐसा तो है नहीं कि लोन आपको वापस नहीं करना, लोन तो वापस भी करना है ना। हम लोग कोई अगर मेरे से कहे कि जी आप ऐसा करो 10 लाख रुपए ले लो और अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा लो, लोगों को रोजगार दो, तो जब मुझे पता है यार मैं फैक्ट्री तो मैं लगा लूं, लेकिन मेरा सामान तो बिकेगा नहीं दूसरी फैक्ट्री जब मैं लगा लूंगा, क्योंकि पहली फैक्ट्री से जो सामान निकल रहा है वही नहीं बिक रहा, तो फिर मैं लोन क्यों लूंगा? लोन तो वापस भी करना है, हो सकता है रेट आप 10% से 9% कर दें, 8% कर दें, लेकिन वापस तो करना ही है ना, समझ गए बात को? तो ये मतलब मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की अप्रोच इस मामले को लेकर के सही नहीं है, क्योंकि लोन तब दिया जाए जब आपके फैक्ट्रियां हैं कम, और जो फैक्ट्रियां हैं उससे आपकी मांग नहीं पूरी हो पा रही। हमारे यहाँ तो दुकानों में सामान भरा पड़ा है, मार्केट में जाओगे सामान भरे पड़े हैं, जो टीवी 50,000 रुपए का मिलता था 10 साल पहले, आज वो 20,000 रुपए का मिल रहा है आपको। ये सब क्या साबित करता है? ये डिमांड नहीं है जी मार्केट में। डिमांड क्यों नहीं है? ये रोजगार नहीं है, मतलब रोजगार के अवसर भी नहीं है, रोजगार जो पहले था वो भी छूट गया, कोरोना से तो हालत बहुत खराब हुई। तो ऐसे सर क्या वो स्टॉक मार्केट का पार्ट नहीं है? स्टॉक मार्केट का पार्ट नहीं है क्या सर? वो जो दुकानों में माल भरा पड़ा है, जो काला बाजारी करते हैं, जो लोग काला बाजारी करते हैं वो पहले से स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में वो उसकी सेल नहीं होती है। नहीं, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं आप या केवल स्टॉक की बात कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट तो अलग है, वो तो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एंड स्टॉक्स है, और वो जो शेयर अलग, स्टॉक वो अलग चीज है। कौन से मतलब स्टॉक मार्केट क्या शेयर की बात कर रहे हो आप? नहीं सर, मैं आप जैसे अभी सर बता रहे थे, आपके जैसे दुकानों में माल भरे पड़े हैं, तो वो तो दो तरीके से भरे पड़े हैं। एक तो ज्यादा मतलब डिमांड नहीं है, पहला तरीका। दूसरा ये है कि कुछ लोग उसमें कालाबाजारी करने के जरिए से उसे कम रेट पे खरीद लेते हैं। देखिए काला बाजारी जो आप बात कर रहे हो, तो काला बाजारी तो फिर काला बाजारी जो होती है तो आपको कोई सामान दिखाई नहीं पड़ता है, कोई सामान दुकान पे दिखाई नहीं पड़ेगा, काला बाजारी करेगा। काला बाजारी तो मतलब है कि उसने उस सामान को कहीं और छुपा के रख दिया, यानी लोग मांगने आ रहे हैं उस सामान को, लेकिन जब वो सामान को जो मांगने आ रहे हैं सामान तो है, उसने वो छुपा लिया है कहीं अपने तय खाने में, कहीं दूसरे गोदाम में छुपा लिया है। वो दुकान पर क्यों रखेगा? उसको दुकान पे रखने का मतलब ही दुनिया को दिखेगा, तो वो काला बाजारी कहाँ रही? काला बाजारी थोड़ी है। नो सर, काला बाजारी कहाँ रही फिर? वो तो फिर सफेद बाजारी हो गई, व्हाइट हो गया तो पूरा। काला बाजारी तो ये होता है कि उस केस में होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मान लीजिए सब्जी वाले हैं, वो मंडी में वो एक उन्होंने अपना एक सॉर्ट ऑफ कार्टेल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, और पता लगा कि टमाटर के रेट महंगे कर दिए, इधर उधर छुपा दिया उनको। दाल हैं बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपने तय खानों में, अपने गोदाम्स वगैरह में इधर उधर छुपा देते हैं, है ना? तो वो क्या होता है, वो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है।
यानी वास्तव में पैदावार हुई है, अच्छी पैदावार हुई है, बाजार में सामान की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मिल करके एक योजना के तहत उस सामान को छुपा दिया है, यानी उस सामान की काला बाजारी कर दी है, यानी बाजारी से काला बाजारी कर दी है। तो अब क्या है, काला बाजारी कर दी तो कोई सामान लेने गया तो उसने कहा यार वो तो खत्म हो गया, वो नहीं है भाई, तो वो आदमी क्या करेगा, वो कहेगा यार पैसे फालतू ले ले, दे दे, लेकिन कुछ अगर 10 किलो नहीं है तो 5 किलो दे दे, 5 नहीं है तो 2 किलो दे दे, सब पैसे फालतू ले ले। तो ये उद्देश्य, तो दूसरा उद्देश्य होता है काला बाजारी। एक अलग वो है चीज, होर्डिंग, मतलब जिसको बोलते हैं होर्ड, चीजें होर्ड कर ली, छुपा ली। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम इकोनॉमी को पुश देना चाहते हैं तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि अभी जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम बिजनेस को लोन देंगे, रियायती दर पे देंगे, टैक्सेस के रेट भी कम कर देंगे, उनको और भी सहूलियत देंगे, है ना। लेकिन ये तब फायदा है जब आपकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और आपूर्ति जो है वो डिमांड से कम है, समझ रहे हैं। जब सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं यार हमें कोई, मतलब हमें सपोज करिए हमें साबुन नहीं मिल रहा, हमको चीनी नहीं मिल रही, हमको टीवी नहीं मिल रहा, हमको कार नहीं मिल रही है ना, दाल नहीं मिल रही है। तो अब दाल वाल तो अगर फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती नहीं है, ये तो एग्रीकल्चर कमोडिटी है ना। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा कि मैं अगर आज एक दिन में 10 कार बना रहा हूं तो मैं 12 कार बना दूं, है ना। तो उसके लिए अब जाहिर है उसको पैसा चाहिए, पैसा कहां से, गवर्नमेंट दे रही है। तो ये उसी केस में लेकिन फायदेमंद है जब आपकी डिमांड इकोनॉमी में अच्छी हो, ज्यादा हो। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो सप्लाई की कमी नहीं है, हमारे तो डिमांड की कमी है। तो हम जब सप्लाई साइड की तो कोई कमी है नहीं, और सप्लाई साइड से ही हम इकोनॉमी को पुश देना चाह रहे हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आया जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। मैं अगर होता तो मैं जरूर, मैं क्या करता, मैं करेंसी प्रिंट करता, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर और बढ़ाता, लोगों की इनकम बढ़ाता, डिमांड बढ़ाता, डिमांड बढ़ाने के बाद अगर ये मुझे लगता कि हाँ अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता इकोनॉमी में, तो उस केस में मैं बिजनेसमैन की एक मीटिंग बुला करके तब बताता कि भाई आप लोन ले लो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ, ठीक है, जिससे कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सर अभी जो लोन की घोषणा की है ना, तो सर जो कोविड-19 से जो अफेक्टेड सेक्टर है ना सर, उनको बूस्ट अप करने के लिए किया है। जैसे सर जो हेल्थ सेक्टर के लिए किया है उन्होंने, या फिर सर एक है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। तो सर ये जो दोनों सेक्टर है ना, कहीं ना कहीं ये जो कोविड-19 से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, तो उनको बूस्ट अप करने के, सुनो, ये टूरिज्म अफेक्टेड सेक्टर्स आप कह रहे हो ना, सरकार भी ये कह रही है, तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कोरोना से अफेक्ट नहीं हुआ, मुझे बता दो। एक एग्जांपल दे दो। अच्छा नहीं वो ठीक है सर, वो तो सारे सेक्टर पर सुनो तो यार, मैं कह तो रहा हूँ, देखो टीवी पर खबरें सुनने से और फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोल रही है, भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई, ये चीज यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोरोना से कौन सा सेक्टर अफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा अब आप टूरिज्म की बात कर रहे हो, जैसे ठीक, टूरिज्म अफेक्ट हुआ कोरोना से। आप सपोज करिए किसी होटल वाले के 100 कमरे हैं, ठीक, और उसके अभी भी पीक सीजन चल रहा है, तो पता लग रहा है कि उसके अभी भी 5-10 कमरे खाली जा रहे हैं डेली, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, तुम लोन ले लो, 20 कमरे और बना लो, ठीक, आप लोन ले लो, होटल में 20 कमरे और बना लो। तो अब क्या है, उसके ऑलरेडी 10-15 कमरे डेली खाली जा रहे हैं, वो 20 कमरे और क्यों बनाएगा,
क्यों अपने ऊपर कर्जा बढ़ाएगा भाई? ठीक है ना? तो देखिए इसमें जो क्रक्स है मैटर का वो ये है कि जब इकोनॉमी में डिमांड कम है तो उसको आप सप्लाई साइड से ट्रीट मत करिए, उसको आप डिमांड साइड से ही ट्रीट करिए। और उसका सीधा सीधा क्या मतलब कि आप लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। जैसे मान लीजिए अब मेरा मान लीजिए डीए बढ़ता है, हमारा 2 साल से डीए नहीं बढ़ा, ठीक 13-14% बढ़ेगा। 13-14% का मतलब है कि हमारी करीब करीब 20,000 रुपये तनख्वाह बढ़ जाएगी। जब 20,000 रुपये तनख्वाह बढ़ेगी, मेरे हाथ में एक्स्ट्रा 20,000 रुपये महीने आने लगेंगे, चाहे ना मैं उसमें से 20,000 में से सारा नहीं 10,000 रुपये तो खर्च करूंगा। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी ना चीजों। हम इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मिस कर रही है इस पॉइंट। या तो गवर्नमेंट डर रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट डर रही है। अभी जैसे आज मतलब यानी पिछले अगर हम 2 साल की बात करें तो जो केंद्र सरकार है उसकी समझ में ये आया कि हम जब तक पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जबरदस्त पुश दिया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कों वड़कों पर जाल बिछा रहे हैं पूरा ये। तो अगर यही बात इनके समझ में आ जाती 5-6 साल पहले तो शायद देश और एक अलग पेडेस्टल पे होता। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब है कि डिमांड बढ़ना। अभी जैसे आपने कहा ना कि कोरोना अफेक्टेड सेक्टर जैसे टूरिज्म, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑलरेडी मतलब जैसे अगर मनाली में भी आप देखेंगे तो मनाली में करीब 10,000 कमरे हैं सब मिला के आसपास और मनाली। 10,000 में से ऑक्यूपेंसी कितने की हो रही है? अभी तक तो 1,000 की भी ऑक्यूपेंसी नहीं थी 10,000 में से। अब तो पीक सीजन चल रहा है, अब भी बहुत सारे होटल्स में बुकिंग अवेलेबल है, ओपन है, देख लो आप। तो जब उनके ऑलरेडी कमरे बुक नहीं है, तो कमरा तो बना हुआ है, वही उसका खर्चा भी जा रहा है उनका। अगर अभी भी 10-20% उनके खाली जा रहे हैं इस पीक सीजन में भी, तो पीक सीजन के हिसाब से तो बनाए जाते हैं कमरे होटल के, है ना? पीक सीजन के हिसाब से बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से नहीं बनाए जाते कि जैसे मान लो अगर मनाली में तो दिसंबर में तो लोग कम जाएंगे घूमने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैपेसिटी उनकी जो क्षमता है उसका अभी भी पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा, तो वो लोन लेने का उनको फायदा क्या? क्यों कर्जा बढ़ाएंगे ऊपर? कर्जा तो आदमी नहीं लेना चाहता ना, कर्जा वही लेना चाहता है जिसको वापस नहीं करने की नियत होती है, और जिसको वापस करने की नियत होगी वो बड़ा सोच समझ कर लेता है कोई भी कर्जा, उसको वापस करना। अगर आपको पैसा मारना ही है तो अलग बात, गवर्नमेंट दे रही ले लो। तो कहने का मतलब है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत ही इन्होंने एक वो लोन स्कीम उनके लिए लाए, कोरोना जैसे आप कोरोना अफेक्टेड सेक्टर है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक मांग नहीं होगी, मांग कब बढ़ती है? मांग केवल बढ़ती है जब आपके हाथ में पैसा आता है, आपको जब नौकरी मिलती है, नौकरी मिल रही है और अच्छी नौकरी मिली और उससे भी अच्छी नौकरी मिली, नई नौकरी मिल गई लोगों को जिनके पास नहीं, तो डिमांड बढ़ने से ही इकोनॉमी पुश होगी। जैसे कीन्स का था, कीन्स हमेशा डिमांड की बात करता था, जो अपने कीन्स थे, जेम कीन्स, जॉन मेरिड कीन्स, वो हमेशा डिमांड की बात करते थे, हमेशा वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करते थे। क्लियर डियर, बताइए। तो कोरोना, देखिए कोरोना से तो हर चीज अफेक्टेड है, हर चीज। जैसे अगर हम कहें छोटी छोटी रेडी वाले हैं, वो अफेक्टेड नहीं है क्या? बताइए, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो अफेक्टेड नहीं है? आपके रेल में रेल का रिजर्वेशन करने वाले एजेंट टाइप के, वो अफेक्टेड नहीं है? सभी अफेक्टेड है। मतलब एक सेक्टर अफेक्टेड है, मतलब सारे सेक्टर अफेक्ट होंगे, सारे सेक्टर्स अफेक्ट होंगे, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। और आप ये भी नहीं कह सकते
इस सेक्टर पे ज्यादा मार पड़ी है, सारे सेक्टर पे मार पड़ी है, कौन सा सेक्टर ऐसा मार नहीं पड़ी? टूरिज्म हो, देखिए अभी होता अब होता है एक, इसी में एक मैं आपको वर्ड बताता हूँ, पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड, पेंट अप डिमांड होती है PNTUP, पेंट अप डिमांड। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई टीवी खरीदना है और मैं अब कोरोना के कारण मैं टीवी नहीं खरीद पाया, ठीक है। अब जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं टीवी खरीद लूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कोरोना के कारण टीवी नहीं ले पाए, मतलब दुकानें ही बंद है कुछ है, तो जैसे ही मार्केट खुलेगा, जैसे ही मार्केट में नया टीवी आएगा तो पता लगा बहुत सारे लोग टीवी खरीदने के लिए चले गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेंट अप डिमांड, यानी अल्टीमेटली इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी। अगर आज इकोनॉमी मान लीजिए 4-5% के हिसाब से बढ़ रही थी और बीच में एक पैच आया कि इकोनॉमी बिल्कुल नेगेटिव में चलेगी, तो अगर सब कुछ ठीक रहा, आगे लॉकडाउन वगैरह ना हुआ, तो इकोनॉमी में क्या होगा, वो पुश मिल जाएगा अपने आप, पेंट अप डिमांड की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से। क्योंकि जिन लोगों की जो डिमांड अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, वो मार्केट खुलते ही पहुंच गए लेने के लिए सामान, अचानक से डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए डिमांड क्रिएट करने पर। हाँ, अब देखिए जैसे अब आप सोचिए कि आपको देखा होगा, जैसे ये बार्बर शॉप है, सपोज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बार्बर शॉप है जो बाल काटते हैं, अब 2 महीने बंद हो गया बाजार पूरा, तो अब 2 महीने कोई बाल कटवाने नहीं जाएगा। तो अब आपने देखा होगा कोरोना टाइम में क्या हुआ, पता लगा पापा अपने बेटे का बाल काट रहे हैं, हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलिए। जी सर, जी सर। तो अब क्या देखिए, अब वो बेचारे 2 महीने उनको कोई काम नहीं मिला। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग, पता लगा कि जिसने बाल मान लो 6 महीने नहीं कटवाए, तो वो 1 महीने में 6 बार पहुंच जाएगा फिर कटवाने के लिए? भाई वो तो 1 महीने बाद ही जाएगा, वो उसके बाल तो कट गए। ये है सबसे ज्यादा अफेक्टेड सेक्टर्स, गरीब लोग। एक रेहड़ी वाला जो केले बेचता था, सेब बेचता था, रोज घर में 500-600 रुपए लाता था, बच्चों को लाता था, ठीक है। क्या हुआ, रेहड़ी नहीं लगा पाया। तो अब ये तो है नहीं, अब मान लो जैसे मार्केट खुला, सब सामान्य हो गया, तो अचानक से मतलब वो 6-10 रेहड़ी लेके आ रहा है और सब बिक रहा है सामान। अब ऐसा तो होना नहीं, उसकी इनकम जीरो होगी और वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। ये होते हैं सब। तो गरीब लोगों को पैसा बांटो, गरीब लोगों को पैसा दो। ये इससे क्या होगा, अब हमारे देश में देखिए मतलब 75% के आसपास देखो गरीब लोग ही हैं, गरीब हैं या गरीब रेखा से नीचे, ठीक है। तो जब तक इस मतलब जो अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर प्रतिशत लोगों को जब तक आप उनको कुछ हाथ में नहीं दोगे 2-4 रुपए, तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होनी। अब आप लोन बांटते रहो, ये करते रहो, फैक्ट्री वाले वैसे ही परेशान, उनका सामान नहीं बिक रहा। तो मुझे तो मतलब मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार ये है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, डिमांड बढ़ाएगी। इकोनॉमिक ग्रो कभी नहीं करेगी सर, इससे सर काफी और कर्जदार और हो जाएंगे सर, सरकार की इस पैकेज से और कर्जदार और हो जाएंगे सर, काफी इससे कुछ फायदा नहीं होगा। अब बात ये भी तो है ना, गवर्नमेंट कर्ज इससे भी बांट रही है कि कर्ज लेने वाला कोई नहीं है, कर्ज लेने वाला कोई नहीं है, और जब कर्ज लेने के लिए लोग आते तब मिलता नहीं था, जब डिमांड थी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आपका हो गया सर। जैसे एग्रीकल्चर, ये सर सब्सिडी भी उन्होंने खत्म कर दी सर सरकार ने, और उसका प्राइस भी बहुत बढ़ता जा रहा है सर, एग्रीकल्चर में भी काफी वो देखने को मिल रहा है। अभी ये देखो डीजल पेट्रोल भी बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब
भाई इन्फ्लेशन से क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने से ये भी तो होता है ना कि जो गरीबी रेखा पर लोग हैं, वो उससे नीचे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? इनकम तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, यानी वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई ना, कम हो गई। तो अभी लेकिन सर एक तरफ गवर्नमेंट जो है मतलब सब्सिडी और लोन टाइप की चीजें देती है, और दूसरे तरफ जो गरीबों की आपूर्ति के लिए जो घरेलू की रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनके दाम में बढ़ोतरी कर देती है। तो सर उन सबके देने का मतलब अर्थ क्या रह जाता है? हाँ सही बात है भाई, जब तक सर देखिए एक तरफ मान लीजिए आपने 10 रुपए दिए और महंगाई बढ़ गई 11 रुपए, तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ ना फिर, है ना। तो अभी देखिए हम इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते, अभी हम केवल हाँ अभी हम इन चीजों को ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। हम बजाय किसी पॉलिसी पर टीका टिप्पणी करने के, अभी हम केवल सीमित रखेंगे कि कौन सी पॉलिसी ज्यादा बेहतर हो सकती है। मतलब डिमांड साइड से हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं या सप्लाई साइड से बढ़ाएं, और सप्लाई साइड से यानी जैसे लोन देने वगैरह की जो पॉलिसीज हैं वो कब किस स्थिति में कारगर ज्यादा होंगी, है ना। और डिमांड बढ़ाने से इकोनॉमी की कौन सी व्यवस्था बदल सकती है, इन चीजों की तरफ अब अपना दिमाग लगाइए। अच्छा, अगली मैं क्लास नहीं लूंगा आप लोगों की, नेक्स्ट ट्यूसडे की, इस ट्यूसडे को छोड़ के लूंगा मैं, इसलिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो अभी आज